हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक इट इज फॉर क्लास 12, द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑलरेडी कवर कर दिया है मैंने सारा कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जो भी बातें पॉसिबल थी रिफ्लेक्शन के बारे में वो सारी मैंने कवर कर दी है। तो आज से शुरू करते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। चलिए, तो रिफ्रैक्शन को समझने के लिए पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता होना जरूरी है। तो बात करते हैं पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, ठीक है भाई। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तीन टाइप के मीडियम्स होते हैं फॉर ऑप्टिक्स। तो हम जानते हैं एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, यह हमें पता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी आपकी कैटेगरी होती है ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर। ये फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अब सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक नंबर दिया गया है जिससे ये पहचान होती है कि उस मीडियम में लाइट स्लो चल रही है कि लाइट फास्ट मूव कर रही है। वो नंबर आपको बता देगा तुरंत। उसी नंबर को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक प्योर नंबर है, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसे हम मेजर कैसे करते हैं वो देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that medium। इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है म्यू, सी अपॉन में वी, जहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपके पास म्यू। यहां से साफ चल रहा है, बता दीजिए सी तो कांस्टेंट है, तो म्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है। हेंस मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम less the speed of light in it। less the speed of light in it। क्लियर होगी बात। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का, उतनी ही लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी उस मीडियम में। एंड medium will be optically denser। एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। क्लियर होगी बात। ज्यादा म्यू कम स्पीड डेंसर मीडियम, कम म्यू ज्यादा स्पीड रेयरर मीडियम हो जाता है, ठीक है। ये भाई पूरी बात थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अच्छा, ये प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये क्या होता है भाई, एक प्योर नंबर होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इट इज अ प्योर नंबर, ये आपको ध्यान रखनी बात, ठीक है। इट इज अ प्योर नंबर। It has no unit।
म्यू इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। ठीक है, एंड म्यू इज इक्वल टू 1 फॉर एनी अदर मीडियम। सबसे कम म्यू जो होता है वो वैक्यूम के लिए होता है 1, उससे कम किसी का नहीं होता, बाकी सभी का 1 से ज्यादा ही होता है। इसीलिए स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में आती है, बाकी सभी मीडियम्स में स्पीड क्या होती है, वैक्यूम से कम होती है। क्लियर होगी बात? तो ये थी पूरी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली में अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम इस तरह से बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसकी बात करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन लाइट passes from medium first to medium second, then refractive index of medium second with respect to first is called relative refractive index। ठीक है भाई। अब आपको मान लीजिए निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको कैसे लिखते हैं और वो किसके बराबर होता है, तो ये पूरी बात आप बढ़िया तरह से समझ लो। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 म्यू 2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो इस तरह से। ये आ जाएगा आपका म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 के बराबर। किसके बराबर भाई, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1 के बराबर, यानी v1 अपॉन v2 के बराबर। क्यों, म्यू 2 आ जाएगा c अपॉन v2 और म्यू 1 आ जाएगा c अपॉन v1, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब चूंकि लाइट एक वेव है, मैं आपको बता दूं, इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है, लाइट जो है क्या है, वो एक वेव है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। चलिए इसको मैं आपको रिफ्रैक्शन समझाऊंगा एक बात। अभी आप इतना सीख लो पहले, 1 म्यू 2 और 1 म्यू 2 या फिर म्यू 2 1, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और आपके पास ये फॉर्मूला आता है जो लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ऑफ ए मीडियम, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो भी आप एक बार देख लो। डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो नेचर पर, ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। दूसरी बात है
कलर ऑफ वेव कलर ऑफ लाइट, या फिर हम बोल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी ये डिपेंड करता है। इसके लिए कॉची इक्वेशन आती है, ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा रेज की पावर 4 एंड सो ऑन, जहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कांस्टेंट। लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस फॉर्मूले को प्रूफ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला देख लेना है। इसके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है, सॉरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, वो कौन सी लाइट आ रही है उस मीडियम में, उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। मतलब एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट होता है, आपको ध्यान रखना है। देखो एक तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब अगर अलग अलग मीडियम होंगे तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होगा। म्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। आपका मीडियम वही है लेकिन लाइट अलग अलग कलर की आ रही है सेम मीडियम में, तब भी आपका म्यू बदल जाता है भाई, तब भी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बदल। एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर्स की लाइट के लिए अलग अलग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर सेम मीडियम refractive index may be different, may नहीं, will be different for different colors of light। क्योंकि जो म्यू है आपका वो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, लाइट कौन सी आ रही है उसकी। तो एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर्स की लाइट के लिए अलग अलग हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखनी है बात। तो म्यू कोई मीडियम की ही प्रॉपर्टी नहीं है, लाइट की भी प्रॉपर्टी है, लाइट की भी प्रॉपर्टी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मीडियम का टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मीडियम के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, समझे? तो तीन बातों पे डिपेंड करता है, क्यों मीडियम के नेचर पर, ठीक है। एक ही लाइट के लिए अलग अलग अगर मीडियम है तो उन अलग अलग मीडियम्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। दो मीडियम्स है आपके पास, दोनों मीडियम का जो म्यू है वो अलग अलग आएगा क्योंकि वो नेचर पे डिपेंड करता है। एक ही मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और तीसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए मीडियम। ऑफ ए मीडियम। तो इन तीन बातों पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात? तो ये हो गई आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सारी जानकारी जो मैंने आपको दे दी। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। अब जो फिनोमिना आने वाली है वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में आप बढ़िया तरह से सुनो और समझो, ठीक है। चलिए भाई, तो अब कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की बात। तो रिफ्रैक्शन क्या है सुनिए, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट when light
goes in a medium, goes in one medium from another medium, है ना। goes from one medium to another medium, ज्यादा बड़ी लग रहा है, goes from one medium to another medium। जब भी जो लाइट की रे है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे आपके, तो लाइट के पाथ में चेंज आ जाता है, वो थोड़ा बेंड हो जाती है, उसमें डेविएशन आता है, ठीक है। तो डेविएशन क्यों आता है और उसके लिए क्या क्या लो है वही हम पढ़ने वाले हैं इस फिनोमिना में। तो फिनोमिना हो गई चेंज इन पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में भी पाथ चेंज हुआ था पर बिना मीडियम के चेंज हुए हुआ था, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए चेंज हो रहा है पाथ, दोनों में फर्क है। आपके पास मान लीजिए एक सरफेस है, इसके ऊपर फर्स्ट मीडियम है और इसके ऊपर क्या है भाई, सेकेंड मीडियम है। अब एक लाइट की रे आई, इस लाइट की रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आकर टकराएगी। अभी जो सरफेस मैंने बनाई है इस सरफेस का नाम होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्योंकि ये जो सरफेस है दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, सेपरेटिंग सरफेस भी आप इसे कह सकते हो। इसके ऊपर अलग मीडियम है, इसके नीचे अलग मीडियम है। जैसे इस लाइन के ऊपर एयर हो, इसके नीचे वाटर हो, इस लाइन के ऊपर एयर हो, इसके नीचे ग्लास हो, इस लाइन के ऊपर ग्लास हो, इसके नीचे वाटर हो, इस तरह से दो डिफरेंट मीडियम्स है इस लाइन के ऊपर नीचे, ठीक है। तो सेपरेटिंग सरफेस हो गई। अब क्या है, जिस पॉइंट पे टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक ऐसी लाइन जो कि सेपरेटिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, जैसे पिछली बार था। अब जो लाइट की रे है वो अपने पाथ को छोड़ देती है, या तो वो नॉर्मल के पास चली आती है या फिर नॉर्मल से दूर हट जाती है। अभी केस में नॉर्मल के पास लेकर आ रहे हैं, हमने मान लिया है जो म्यू2 है उसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है म्यू1 से, मतलब जो म्यू2 है वो आपका डेंसर है और जो म्यू1 है वो आपका रेयर है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, मतलब ये वाला मीडियम इससे कंपैरिजन में क्या है, रेयर है, ये वाला मीडियम इस कंपैरिजन में क्या है, डेंसर है। इस तरह से है बात। यहां पर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई, यहां पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आर। आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये सारी बातें हैं इनकी। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था ऐसे यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आई और आर बराबर नहीं होते, यहाँ पर जो आई और आर है वो बराबर नहीं होते। तो पहले हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर हम इसका रीजन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन आखिर हुआ क्यों था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो गई भाई बात। चलिए देखते हैं पहला लॉ क्या है। पहला लॉ तो आपका वही है जो पिछली बार था, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, डेफिनेशन तो आप समझ गए वो क्या थी। अब देखिए सेकंड लॉ के बारे में क्या है रिफ्रैक्शन के, वो भी सुनिए। उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं भाई, स्नेल्स लॉ। तो उसमें क्या बताया गया था सुनिए।
नंबर जो सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का वो है स्नेल्स लॉ। अब इसमें क्या है, आप ध्यान से पहले सुनो और समझो। ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से लॉ है, बुक्स में ऐसे मिलता है कि इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन एस आई एन साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे मिलता लिखा हुआ। थोड़ा इसको हम अलग तरीके से समझेंगे, स्नेल्स लॉ एक्चुअल में क्या है, स्नेल्स लॉ वो समझे हम, ठीक है। स्नेल्स लॉ में ये कहा गया था किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट की रे और नॉर्मल के बीच के एंगल का साइन का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ refractive index of a medium and sine of angle between ray of light and normal in that medium remains constant। म्यू इंटू साइन थीटा बराबर आता है कांस्टेंट। ये है आपका स्नेल्स लॉ जो मैंने लिखा हुआ है। अगर इसको मैं यहां पर अप्लाई करना चाहूं तो कैसे करूंगा वो आप समझो। ये फर्स्ट मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 मान लिया मैंने, और ये सेकंड मीडियम का हो गया म्यू2। म्यू2 बड़ा था म्यू1 से, मैंने ऐसा माना था, इसलिए लाइट को बेंड किया मैंने टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहाँ पर किस तरह से करें, देखो यहाँ पर जो लाइट इस मीडियम में देखो लाइट की रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई है, तो साइन आई मल्टीप्लाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया म्यू1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइट की रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या है साइन आर, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू2। ये है आपके पास फॉर्मूला। यहां से अगर हम देखें साइन आई अपॉन में साइन आर तो किसके बराबर आता है म्यू2 बाई म्यू1 के बराबर। इसको हम बोलते हैं 1 म्यू2। तो बुक्स में ये लिखा मिलता है सीधे, ये बात लिखी नहीं मिलती। तो इसमें क्या बोलता है कि भैया अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर दिस, इनका रेशियो क्या आता है कांस्टेंट आता है। ये लिखा मिल जाता है बुक में। तो आप पूरी बात समझो, एक्चुअल में ये होता है, इससे ही निकल आता है। अब लाइट की रे इधर से आएगी, इसमें जाएगी, तो क्या हो जाएगा म्यू2 मल्टीप्लाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 मल्टीप्लाई साइन आर। यहां पर आई बनेगा, वहां पर आर बनेगा, तो उल्टा भी हो सकता है, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। आपको करना क्या है, जिसमें मीडियम का म्यू ले रहे हो उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन ले लो, फिर दूसरे मीडियम के म्यू इसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, दोनों को बराबर दिखा दो मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपके पास जो आएगी वो इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। क्लियर है भाई। तो इस तरह से आपके दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखो, ये तो सभी बुक्स में लिखा मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको वेक्टर फॉर्म में भी करना पड़ेगा आपको, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करते हैं वो और सीख लो। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ में दिखाता हूं कैसा होता है। ये आपको नहीं मिलता है बुक्स में, तो आप ध्यान से देखें अच्छी तरह से। वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ ये क्या है इसको भी समझते हैं, चलिए देखें। वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ क्या है वो समझते हैं भाई, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं भाई क्या है। ये आता है आपका आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू1 में मल्टीप्लाई कर दो, म्यू2 मल्टीप्लाई आर वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर। क्लियर है भाई। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं यहां पर। आई वेक्टर, आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर
along इंसिडेंट रे। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along रिफ्रैक्टेड रे। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along नॉर्मल। म्यू1 म्यू2 आपको पता ही क्या है, वो तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। आई कैप क्रॉस एन कैप करोगे तो आपको पता है आई और एन के बीच जो एंगल बन रहा है वो आई है। यहाँ पर देखो, इसको मैं आपको उसी फॉर्मूले के बराबर करके दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला आपका वेक्टर फॉर्म में था, वो पिछला वाला स्केलर फॉर्म में था। अगर मैं मान लूं कि जो एन कैप है, एन वेक्टर है, वो इस तरफ है, ये वेक्टर फॉर्म में कर लो, ये तो हो गया आपका एन वेक्टर, ये हो गया आपके पास आई वेक्टर, ये हो गया आपके पास आर वेक्टर। यही तो बात है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आई वेक्टर तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। आई वेक्टर जो है आपका वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इसको हटा रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें फालतू लिखी हुई हैं जो। इस डायरेक्शन में है आपके पास आई वेक्टर जो है, आर वेक्टर तो आपका इस डायरेक्शन में, और एन वेक्टर आपने ऊपर मान लिया है। तो एन कैप तो इस तरफ आएगा और आई कैप आपका इस तरफ आएगा। ये एंगल जो बनेगा वो हो जाएगा 180 माइनस आई। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एन कैप की तो इस तरफ आएगा, आर कैप आपको कुछ इस तरफ आ रहा है, तो कैसे तिरछा। यहां जो बनेगा इसके और इसके बीच 180 माइनस आर। देखिए ये पूरा था ना, ये आई था, तो ये जो बचा है यहां से लेकर यहां तक ये है 180 माइनस आई। अब इसके और इसके बीच से देखें तो 180 माइनस आर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बराबर है ये पिछले वाले के ही। ये तो लिख लिया हुआ ना आपने। अब देखो इसको मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के, वही आपके पास पिछला वाला फॉर्म नहीं आ जाएगा जो लिखा हुआ था। म्यू1 आई कैप का मतलब होता है भाई आई क्रॉस एन कैप कर रहा हूं तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। भाई ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ये तो होता है। अब इसका और इसका जो क्रॉस करने पर आएगा बाहर की ओर, और इसका इसका भी क्रॉस करने पर क्या आएगा? बाहर की ओर, जो लिखा हुआ है मैंने, ये तो लिखा हुआ है सही। तो इन दोनों के क्रॉस की जो डायरेक्शन आएगी और इन दोनों के क्रॉस की जो डायरेक्शन आएगी वो सेम आएगी, तो वो आपस में ही कट जाएंगी। तो वो आपस में क्या हो जाएंगे भाई? कट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनके मोड को तो हम बराबर कर सकते हैं, जब वेक्टर फॉर्म में ही बराबर है तो इनके मोड तो बराबर आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। ये मोड बराबर कर लिए मैंने। तो म्यू1 अब आई का मोड आएगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, एन का मोड आएगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? साइन 180 माइनस आई, ये तो है। म्यू2 आर कैप की वैल्यू 1, एन कैप की वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई इनकी जो बीच का एंगल है वो कितना है? 180 माइनस आर। आ गया ना भाई? म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन, ये लो वही आ गया आंसर। ये वेक्टर फॉर्म है, इससे आपको मिल जाएगा स्केलर फॉर्म भी आपका। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म जो लिखा है मैंने। तो इसके अलावा आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ सकता है। वो बोलेगा कि इतने इस ये प्लेन है और इतने एंगल से लाइट आ रही है, तो इसको आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और इसका। फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली। कुछ भी जो पूछता है वो आप इजीली निकाल पाओगे। इनमें से कुछ दे देगा, कुछ आपसे पूछ लेगा। आर कैप दे दिया, आई कैप दे दिया तो एन कैप पूछ लेगा, एन कैप दे दिया, आई कैप दे दिया तो आर कैप पूछ लेगा, ठीक है। या फिर एंगल पूछ सकता है, आई और आर कितने हैं, इस आई और आर की वैल्यू पूछ जा सकती है म्यू1 म्यू2 देके। तो भाई ये वेक्टर फॉर्म आपका हो गया जो मैंने लिख दिया था, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं अबाउट रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रिफ्रैक्शन।
नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन स्पीड एंड wavelength of light changes, but frequency remains same. लाइट जिस सोर्स से निकल रही है, अगर वो सोर्स आपने चेंज नहीं किया तो मीडियम के बदलने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ बदलेंगी। यहां पर जब हम करेंगे, अब मान लीजिए आपके पास ये है कोई सेपरेटिंग सरफेस, आपकी जो लाइट की रे थी ऐसे आई, आपने देखा यहाँ पर एंगल बन गया आई, ये इंसिडेंट रे है, ये म्यू1 है, फिर इस तरह से बेंड हो गई, ये मान लीजिए म्यू2 है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आर है। क्लियर हो गई बात? ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ आपने मान ली, इधर तो λ1 है, इधर क्या हो गया भाई, λ2 हो गई। इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो v1 है, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो गई, v2 हो गई। तो ध्यान से देखो, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर आएगा। यहां से अगर हम देखें तो साइन आई अपॉन में साइन आर किसके इक्वल आएगा, म्यू2 बाई म्यू1। तो ये आ जाएगा आपके पास v1 बाई v2, यही आपके पास आ जाएगा λ1 बाई λ2, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो नहीं रही है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई λ1 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई λ2, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगी, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये है पूरा वेवलेंथ के फॉर्म में आंसर। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन के बारे में हो गई बात, कि फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती है, केवल स्पीड और वेवलेंथ बदलती है लाइट की। क्लियर हो गई बात? अब हम बात कर लेते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन का कॉज होता है लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसलिए लाइट अपने पाथ को छोड़ देती है। अब ये बात आपको ज्यादा समझ में तब आएगी जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे। तो हाइगेंस के प्रिंसिपल से इसका प्रूफ भी होता है, उसको हम बाद में ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इसके कॉज को याद करेंगे। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो आता है वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल, तो वहां रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ को हम प्रूफ करते हैं। The speed of a ray of light is different in different media, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। Hence रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ चूंकि स्पीड से अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की एक ही लाइट की रे के लिए जो स्पीड है वो अलग अलग होती है, इसलिए डिफरेंट मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक ही लाइट की रे के लिए वो अलग होता है, इसलिए आपकी लाइट मुड़ती है। वही म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। तो आपका म्यू बदल रहा है, इसलिए जो एंगल है नॉर्मल और लाइट की रे के बीच का वो बदल जाएगा, मतलब लाइट अपने पाथ को छोड़ देगी। यहाँ इंसिडेंट रे कुछ और एंगल बनाती है और रिफ्रैक्टिव कुछ और एंगल बनाती है, मतलब पाथ चेंज हो गया, आई की वैल्यू चेंज हो गई, यार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, अगर लाइट जी नॉर्मल है,
इसके इधर आपका जो है वो म्यू2 है और इसके इधर जो है म्यू1 है। लाइट की रे इस तरह से आती है, दूर हट जाती है नॉर्मल से, ये आई है, ये आर है। जब आपका म्यू1 बड़ा होता है म्यू2 से, तो ये होता है जो लिखा हुआ है, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी जब रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर टू रेयर, दूर हट जाती है लाइट के लिए। एक लाइट की रे इसका एंगल आई था, ये एंगल आपके पास आर है, ये म्यू1 था, ये म्यू2 था। अगर आपका म्यू1 जो है वो छोटा है म्यू2 से, मतलब रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर अगर लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। रेयर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है भाई, तो ये और बातें थी जो मैंने आपको बता दी रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अब रिफ्लेक्शन के बारे में सारी बातें मैंने कवर कर दी है लगभग। उसका कॉज, ये जो कॉज मैंने लिखा है ये आपको सही तरह से समझ में तब आएगा जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, हाइगेंस का प्रिंसिपल, तो वहां पर बकायदा इसका प्रूफ होगा, तो बढ़िया तरह से आप ये बात समझ जाओगे ऐसा क्यों हुआ था कि स्पीड के चेंज होने से लाइट ने अपना रास्ता बदल दिया। ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब इसका वेव नेचर आप पढ़ लोगे। अभी के लिए आपसे याद कर लो, फिर इसका प्रूफ भी हम करेंगे बाद में बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। क्लियर है भाई? चलिए, तो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहां पर आप बात ध्यान सुनो। कई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद, बहुत सारे रिफ्लेक्शन में, बहुत सारे रिफ्रैक्शन में, और फाइनली लाइट अगर किसी मिरर पर परपेंडिकुलर टकराती है या फाइनली लाइट टकराकर उसी पाथ को रिट्रेस करती है तो वहीं पर पहुंच जाएगी जहां से वो आई थी। मैं लिख रहा हूं, पहले आप समझेंगे क्या लिखा मैंने। इफ लाइट फॉल्स on a mirror perpendicular to it after a number of refractions or reflections, then light returns back to same path or retrace its path, वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए लाइट की रे जो है वो ऐसे आई, ये इंसिडेंट लाइट की रे थी, यहां पर हुआ उसका रिफ्रैक्शन। क्या हुआ भाई? रिफ्रैक्शन हुआ इस जगह पर, है ना। ये म्यू1 है, ये मान लीजिए आपके पास म्यू2 है, ये क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन हो गया तो लाइट की रे जो है वो मान लीजिए बेंड हो गई थोड़ी सी, ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया। यहां पर हमने मान लिया जो म्यू2 है वो बड़ा है म्यू1 से। यहां पर आपके पास एक मिरर रखा था, उस मिरर पे लाइट टकराई परपेंडिकुलरली, तो 90 के एंगल से टकराएगी लाइट की रे, तो इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी यूं। फिर ये इसी पाथ पर वापस लौटेगी, ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर टकराएगी, फिर उसी पाथ पर स्टार्टिंग में पहुंच जाएगी यहाँ पर। और भी अगर हुआ था रिफ्लेक्शन तो और उधर ही आती, मतलब जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी एज इट इज। अगर लास्ट में
किसी मिरर से टकराती है परपेंडिकुलरली, आई और वैसी वापस लौट गई। चलिए, ये आपका सेपरेटिंग सरफेस है एट पॉइंट पी। देखा जाए इधर से देखें तो μ1 मल्टीप्लाई साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 मल्टीप्लाई साइन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी बात, है ना। यहां से अगर हम देखें इसको मत लीजिए फर्स्ट, एक मिनट रुकिए। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, μ2 बाई μ1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे कर लो आप। अगेन जब लाइट की रे वापस लौटेगी ऐसे, तो ये इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंगल भाई, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड, फिर टकराई तो ये इंसिडेंट और इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड। अब इधर से लगाओ तो μ2 इंटू साइन आर, इधर से लगाते हैं तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, देखिए लाइट जब इधर से आई थी ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, टकराई वापस आएगी तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। तो इधर से लगाएंगे μ2 मल्टीप्लाई साइन आर इज इक्वल टू μ1 मल्टीप्लाई साइन आई। अब यहां से अगर हम करते हैं तो साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम एक मिनट रुकिए, इसको भी फर्स्ट ना बनाइए, इसको फर्स्ट ऐसे लिखिए, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 μ2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 μ2, ठीक है। साइन आर अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 अपॉन μ2, इसको हम बोलेंगे 2 μ1। क्या बोलेंगे भाई, 2 μ1 बोलेंगे इसको। क्लियर हो गई बात। तो अगर हम देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर देखा जाए, इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, साइन आई से साइन आई कट जाएगा, साइन आर से साइन आई कट जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 के बराबर आएगा, यानी 1 μ2 मल्टीप्लाई 2 μ1 इज इक्वल टू होता है 1। यहां से आप ऐसे बोल सकते हो 1 μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 μ1, ये आएगा आपके पास फॉर्मूला। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आपका आया है आंसर। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से करना था आपको ये सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ गया, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। सिमिलरली आप एक और फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो, अगर बीच में 3 मीडियम होते तो कैसे करते हैं हम, तो वो भी आप देखो। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह की, यहां पर है μ1, यहां पर है μ2, यहां पर है आपके पास μ3। 3 मीडियम्स हैं आपके पास, μ1, μ2 और μ3, और इसके नीचे वापस से फिर एयर ले लो आप। ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3, फिर यहां पर फिर वापस μ1 ही आ गया इस तरह से। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये वापस फिर फर्स्ट आ गया। ये एयर, ग्लास, वाटर, फिर एयर, ऐसे करके इधर और इधर तो सेम ही है। तो 2 मीडियम्स हैं आपके पास, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे क्या क्या होगा। सबसे पहले मान लीजिए इंसिडेंट लाइट की रे आती है इस तरह से, ये इंसिडेंट लाइट की रे है, यहां पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वापस फर्स्ट कर दिया मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। लाइट की रे थोड़ा सा बेंड हो गई, क्या हो गई भाई, लाइट की रे हल्का सा बेंड हो गई ऐसे। क्लियर है। यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक। लाइट की रे क्या हो गई भाई, फिर से मान लीजिए हल्का सा और बेंड हो गया, फिर दूर भी आ सकती है, दूर भी आ सकती है और बेंड भी हो सकती है। तो मान लीजिए लाइट की रे और बेंड हो गई थोड़ा सा इस तरह से, ज्यादा छोटा कर दिया मैंने एंगल, एक बार थोड़ा सा और इधर मोड़ लो,
तो थोड़ा ये एंगल कम हो जाएगा, ज्यादा क्लोज हो गया ना एंगल, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। अब ठीक है, ये जो एंगल है वो ऐसा है, इसको मान लेते हैं आई। हल्का सा बेंड हुई राइट की रे, फिर हल्का सा और बेंड हो गई टुवार्ड्स नॉर्मल, यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो तुरंत, ठीक है। थोड़ा सा और बेंड कर दिया मैंने लाइट के को ये, और इसके बाद फिर यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ये, और ये अगर होंगी पैरेलल तो ये वाली और ये वाली लाइट वापस से हो जाएगी पैरेलल, ये आपको ध्यान रखना है। ये फिर से आपके पास आई बन जाएगा। ये लाइट की रे और ये लाइट की रे अगर होती है पैरेलल तो फिर ये वाली और ये वाली भी होती है पैरेलल, चाहे बीच में कितनी भी बार रिफ्रैक्शन हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ही। कंफर्म है कि ये और ये लाइट की रे हमेशा पैरेलल ही होंगी। अगर ये सरफेस इस सरफेस के पैरेलल है तो ये लाइट की रे इस लाइट की रे के पैरेलल हो जाएगी। ये वापस से फर्स्ट मीडियम आ गया है, जो एंगल यहां था वही एंगल आपका यहां बन जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये भी क्या रहेगा R1, ये मान लीजिए R2, तो ये भी क्या रहेगा R2। यहां पर P है, यहां पर Q है, यहां पर मान लीजिए R है। एट P देखिए μ1 μ2, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R1। अरे स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पर, इसके ऊपर μ1 sin I, नीचे μ2 sin R1, ठीक है भाई। साइन आई अपॉन में साइन R1 इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 बाई μ1, जिसको हम बोलेंगे 1 μ2, इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब एट Q देखा जाए सिमिलरली, एट Q पर देखें तो μ2 मल्टीप्लाई साइन R1 इज इक्वल टू μ3 मल्टीप्लाई साइन R2। तो यहां से आपका हो जाएगा म्यू साइन R1 अपॉन में साइन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ3 बाई μ2, इसको बोलेंगे 2 μ3, क्या बोलेंगे भाई 2 μ3। एट पॉइंट R देखिए, ये ध्यान रखना आपका, ये सरफेस अगर इस सरफेस के पैरेलल होती तो कंफर्म ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अगर ये μ1 और ये μ1 है तो, ठीक है। ये μ1 ही तो है वापस से लास्ट वाला मीडियम, फिर दोबारा μ1 हो गया। एट पॉइंट R देखें तो μ3 मल्टीप्लाई साइन R2, μ1 मल्टीप्लाई साइन I हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें साइन R2 अपॉन में साइन I किसके इक्वल आ जाएगा μ1 बाई μ3, क्या जाएगा 3 μ1, किसके इक्वल आ जाएगा भाई 3 μ1 के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो हमें क्या मिल जाएगा वो देखिए आप ध्यान से। साइन आई बाई साइन R1, साइन R1 बाई साइन R2, साइन R2 बाई साइन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 μ2 मल्टीप्लाई 2 μ3 मल्टीप्लाई 3 μ1, ये तो है 1 μ2 मल्टीप्लाई 2 μ1 मल्टीप्लाई 3 μ1, तो 1 μ2 मल्टीप्लाई 2 μ3 मल्टीप्लाई 3 μ1। क्लियर होगी बात, ये तो कट जाएंगे 1 आ जाएगा इधर, सब कट गया आपस में। 1 μ2 मल्टीप्लाई 3 μ1 करूंगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 μ3 हो जाएगा। देखो आप ध्यान से, मैंने कर दिया सही करा है, एक लाइन कम कर दी बस, सारे आपस में करके 1 हो जाएंगे। इसको डिवाइड उधर ले आया, बाकी इसका और इसका मल्टीप्लाई मैंने इधर लिखा रख दिया। इसको ऊपर करूंगा तो 3 μ2 हो जाएगा,
3 म्यू 1 मल्टीप्लाई 1 म्यू 2 करूंगा तो 3 म्यू 2 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1/2 म्यू 3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ गया। तो इस पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं छोटे मोटे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा हुआ है, इस पर आपको छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरह से, क्वेश्चन मान लीजिए आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या ए म्यू जी बोल देंगे इसको, ठीक है। ए म्यू जी है वो आपको दे रखा है 3/2 फॉर एग्जाम्पल मान लो, और ए म्यू डब्ल्यू ये दे रखा है मान लीजिए 4/3, ठीक है। Ri of glass with respect to air, Ri of water with respect to air, then find G mu W। G mu W का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपको पता करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई 3 म्यू 1 इज इक्वल टू बनाया था। इसको फॉलो करते हुए चलो आप, है ना। जैसे 1 को मैंने मान लिया एयर, 2 को मैंने मान लिया वाटर, 3 को मैंने मान लिया ग्लास, इस तरह से। तो हाँ लिख देता हूं मैं वो चीजें, जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई 2 म्यू 3 डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई 3 म्यू 1, तो 3 म्यू का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 आएगा। देखो भाई तो फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा जो लिखा हुआ है। 1 को एयर मान लो, 2 को वाटर मान लो, 3 को ग्लास मान लो आप। तो 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई 3 म्यू 1 1 के बराबर आता है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी और जी म्यू ए 3 1, ये तो आ जाएगा 1 के इक्वल। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। अब इस केस में आपका ए म्यू डब्ल्यू तो आपको दे रखा है 4/3, कर दिया इसको, बहुत अच्छी बात है। डब्ल्यू म्यू जी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 डब्ल्यू म्यू जी मल्टीप्लाई जी म्यू ए। अब देखिए तो 4/3 इक्वल टू, इसको ऊपर लाओ, ये हो जाएगा जी म्यू डब्ल्यू और मल्टीप्लाई ए म्यू जी। क्यों, क्योंकि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू होता है 1/2 म्यू 1। जो ये चीज है वो यहां चली जाएगी और ये ऊपर आ जाएगी। अगर इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाते हैं तो जी ऊपर चला गया, डब्ल्यू नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया, जी नीचे आ गया, ऐसे तो जाएगा। अब जी म्यू डब्ल्यू तो आपको पता ही करना है, मल्टीप्लाई ए म्यू जी कितना है 3/2, 8/9 आ जाएगा आपके पास आंसर। भाई रिलेटिव 1 से कम आ सकता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं आता, ये ध्यान रखना। इधर रिलेटिव है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 से कम भी आ सकता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है। समझ गया भाई इस पे क्वेश्चन कैसे पूछाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपके पास। एक न्यूमेरिकल में आपको और करवा देता हूँ रिफ्रैक्शन पे, है ना। डेविएशन क्या होता है रिफ्रैक्शन में, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए आपके पास एक बबल है सोप की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कितना है भाई, म्यू है। एक लाइट की रे आती है, एक इसमें क्या आती है भाई, लाइट की जो है रे आती है 60 डिग्री एंगल पर होती है इंसिडेंट। ये इसका डायमीटर है,
ठीक है, एक लाइट की रे आई 60 डिग्री पर इस तरह से, यहां पर आके टकराई। अब देखिए नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, ये इसके इधर तो एयर है और इसके अंदर सोप है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू, और एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही होता है। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया है मैंने, और जो म्यू है आपके पास वो आपको दे रखा है √3। कितना दे रखा है? √3 अंदर का जो म्यू है। इसके अंदर वाटर है, कुछ भी मान लीजिए ग्लास के कुछ भी है, ठीक है, ये एक स्फीयर है ग्लास का, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दे रखा है क्वेश्चन में। यहां पर ये इंसिडेंट रे थी, अभी टकराएगी, टकराने के बाद आपको नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो सरफेस कैसी है? स्फेरिकल, तो नॉर्मल क्या आएगा? रेडियस आएगी नॉर्मल। ये होगा यहां पर आपके पास नॉर्मल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये दे रखा है आपको 60 डिग्री का। तो लाइट की रे फाइनली क्या होगा देखिए भाई, रेयर से डेंसर में जा रही है तो हल्का सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो हल्का सा ऐसा हो गई बेंड इस तरह से, ठीक है, बेंड हो गई। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट यहां टकराएगी तो फिर डेंसर से रेयर में जाएगी। अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल आपका ये तो होगा रेडियस, ये हो गया आपके पास n2, ये हो गया आपके पास n1, दो नॉर्मल है। अब लाइट की रे जो है फाइनली वो क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी हल्का सा नॉर्मल से। क्यों? डेंसर से रेयर में जाएगी वापस, इधर भी एयर ही है ना, एयर एयर, यहां पर केवल अलग है आपके पास मीडियम, इस तरह से। दो बार आपके पास रिफ्रैक्शन हुआ है, दो बार आपके पास क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। आपको बताना है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस, ये है क्वेश्चन। तो फिगर आपके सामने, क्वेश्चन आप देख लो। ये हो गया R1, ये मान लेते हैं भैया R2 है। क्या है? R2। ये R1 देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दो साइड्स बराबर, तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, ये भी आपका R1 ही हो जाएगा। अरे भाई ये भी रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, तो रेडियस और रेडियस बराबर होंगे तो आमने सामने के एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर। अगर ये R1 है तो वो भी R1 होगा। मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका, बस आपको तो बस यहाँ 60 दे रखा था, यहाँ भी कुछ नहीं दे रखा, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, कुछ नहीं दे रखा था आपको। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, जी आपसे पूछा है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है भैया? R1। यहां पर भी क्या बनेगा? R1। यहां पर जो एंगल आएगा उसको मैंने मान लिया R2। क्या मान लिया? R2। क्लियर है बात? तो एक तो यहां पर डेविएशन हुआ भाई, इधर जा रही थी, हल्का सा एंगल मुड़ गई है, तो पहला डेविएशन तो यहां हो गया लाइट का, लाइट जा तो इस पाथ पे रही थी, ये हो गया del1 डेविएशन। अरे क्या हो गया भाई? del1 तो हो गया, तो ये पूरा कितना है? 60 R1, ये कितना आएगा? 60 माइनस R1। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस जगह पर अगर हम ध्यान से देखें तो लाइट की रे जो है वो जा तो रही थी इस तरफ, ऐसे ही तो जा रही थी, ये आपके पास R1 था, ये पूरा आपने मान रखा है R2, ये आ जाएगा आपके पास del2, झुक गई ना लाइट, किधर जा रही थी? ऐसे जा रही थी, शिफ्ट हो गई नीचे की तरफ, तो इतना डेविएशन हुआ, यहां पर ऐसे जा रही थी और ऐसे मुड़ गई, इतना झुक गई नीचे की तरफ, यहां जा रही थी इधर आ गई, फिर जा रही थी इधर और नीचे आ गई, तो del1 प्लस del2 आपका टोटल डेविएशन आएगा, del टोटल। यहां पर जा रही थी, हल्का झुक गई, फिर ऐसे बाद और हल्का झुक गई ऐसे नीचे तरफ, तो del1 प्लस del2 आपका नेट डेविएशन है, जाहिर सी बात है। del1 किसके बराबर है? del1 आपका जो है वो है 60 माइनस R1 के बराबर। del2 जो है आपका वो है R2 माइनस R1 के बराबर। del2 आप ध्यान से देखो यहां पर,
डेल टू किसके बराबर आएगा भैया, R2 माइनस R1 आएगा। डेल वन किसके बराबर आएगा, 60 माइनस, लिखे हुआ है, हटा दो। ये हो गया 60 प्लस R2 माइनस 2R1, ये हो गया आपके पास डेल टोटल। चलिए इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यूज हम पता कर लेते हैं कितना आएगा, फिर आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं तो क्या आएगा। यहां पर पॉइंट P मान लीजिए, यहां पर पॉइंट आप Q मान लीजिए। तो एट पॉइंट P कर लेते हैं पहले। एट पॉइंट P देखा जाए तो यहां पर जो म्यू है, देखो इस पॉइंट पर, इसके इधर देखो म्यू कितना है, 1, 1 इंटू साइन 60, स्नेल्स का लॉ लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। इधर देखो म्यू कितना है, √3 मल्टीप्लाई साइन R1। अरे लाइट की रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, इधर देखो लाइट की रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, इधर देखो म्यू से मल्टीप्लाई करो, म्यू से मल्टीप्लाई करो, ये होता है स्नेल्स का लॉ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है भाई, √3/2, √3 साइन R1। √3 से √3 कट गया तो इसका मतलब R1 आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री, तो R1 आ गया। चल इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, इसको काम आएगी अपने पास। R1 तो आ गया 30 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, R2 की। R2 कैसे निकालेंगे, एट पॉइंट Q स्नेल्स के लॉ से करना है। स्नेल्स के लॉ से देखो अंदर, ये आपके पास लाइट की रे, ये नॉर्मल, ये लाइट की रे और ये नॉर्मल। देखो यहां पर क्या था, लाइट की रे और नॉर्मल, नॉर्मल और लाइट की रे। अब इस पॉइंट पर ये लाइट की रे और ये नॉर्मल, और यहां पर जो अंदर है वो है √3 म्यू, तो म्यू मल्टीप्लाई साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, म्यू यहां पर तो एयर है तो म्यू यहां पर 1 आएगा, 1 इंटू लाइट की रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है, R2 माना है, तो साइन R2। साइन R1 तो आपके पास कितना है, R1 30 था ना, तो साइन 30 1/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, साइन R2। यहां से R2 आ गया आपके पास 60 डिग्री। जो आपका डेल टोटल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 प्लस 60 माइनस 2 इंटू 60, 0 डिग्री। कोई डेविएशन नहीं हुआ, 0 डिग्री का डेविएशन आ गया। सॉरी 60 नहीं था, एक रुक जाइए, R1 30 था ना भाई, 30 था, गलती से लिख गया ना, 30 था। R1 की वैल्यू क्या है, 30, तो 2 इंटू 30 आ जाएगा 60 माइनस 60, 60 डिग्री का आ गया टोटल डेविएशन। डेल टोटल आपका आ गया 60 डिग्री का। तो इस तरह से क्वेश्चंस भैया करने पड़ते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रिफ्रैक्शन की बात, पूरी मैंने रिफ्रैक्शन की बात कर ली, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एक आध न्यूमेरिकल में मैंने आपको करवा दिया है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो बाकी जो बातें हैं रिफ्रेशिंग के बारे में वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।